देखो कल इस चैप्टर पे यानी एक्सरसाइज 4.6 में हम लोग इसके बारे में यानी आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय के हम लोग हल को सीख रहे थे। कुछ हद तक हमने सीखा भी था। क्या सीखा था उसको हम जल्दी से लिखते हैं, समय नहीं गवाते हैं। कि अगर कोई रैखिक समीकरण a1x b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, अब a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। अगर ये कोई आपके तीन समीकरण हो, ठीक है, और इसमें चरों की संख्या कितनी हो गई? तीन हो गई, x y z। तो इसे आव्यूह रूप में मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते थे हम लोग? तो a बराबर इसको कर लेते थे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। याद है कि भूल गए? और इसमें क्या किए थे? x बराबर लेते थे वेरिएबल्स को x y z, और b बराबर क्या करते थे? जो कांस्टेंट होता था d1 d2 d3। इसका ये मतलब हो गया किसी भी रैखिक समीकरण को हम आव्यूह रूप में परिवर्तित करते थे। और ये किस चीजों को संतुष्ट करता था? जब a को x में गुना कर दें, किसके बराबर रख दें? b को, तब यही सेम चीज यहां पहुंच जाता था ना। a को जब आप x में गुना करोगे रो और कॉलम लगा के, तो आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा, और वो बराबर क्या मिलेगा? b ही मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां तक कल हमारा चर्चा हो चुका था। अब यहां से बात आगे बढ़ाना ये था कि हमें ये सीखना है कि इनवर्स को यानी इसको जो है प्रतिलोम में कैसे चेंज करें। समझ में आया? किसमें? प्रतिलोम में, इनवर्स में ना, क्योंकि वहां लिखा है, टॉपिक का नाम ही दिया गया है आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा। लिखा है ना, आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा, यही लिखा गया है, टॉपिक का नाम ही है। तो यहां पर तो कहीं पर प्रतिलोम दिख ही नहीं रहा है, तो क्या किया जाए? तो प्रतिलोम क्या करेंगे? पहले लगाएंगे। तो प्रतिलोम यहां पर लगाना पड़ेगा, प्रतिलोम लाना पड़ेगा। तो प्रतिलोम कैसे लाते हैं? इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। तो क्या करेंगे? ए इनवर्स से क्या करेंगे? गुना। क्या करेंगे? गुना करने पर तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, क्योंकि जब भी कोई क्रिया होता है तो बराबर के दोनों पक्षों में होगा। तो अब आपको अच्छे से पता है कि ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है बेटा? आई, और आई गुना एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो अब इकाई आव्यूह को किसी आव्यूह में गुना करो तो वही आव्यूह हो जाता है ना। तो एक्स बराबर क्या हुआ? ए इनवर्स हो गया बी। इसका मतलब समझ गए कि अगर यहां पर देखो x किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल्स को, यानी कौन सी राशि को? चर राशि को, जिसमें x है, y है और z है। यानी जिसमें x होगा या y तक ही होगा, है ना। हो सकता है किसी किसी में तीन चर होगा, किसी में दो ही होगा, तो दो ही समीकरण मिलेंगे। तो इस विधि से हम किसको प्राप्त करने वाले हैं? वेरिएबल्स को, यानी उसके x के, यानी उसके चर के मान को ना। किस विधि द्वारा? आव्यूह के व्युत्क्रम के द्वारा। ये फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? फॉर्मूला कि x इक्वल टू क्या बन गया? ए इनवर्स बी। ये सूत्र बन गया आपका। तो ए इनवर्स तो हम पहले से ही फाइंड करने जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर होता है क्या? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पता है ना अच्छे से? इसका मतलब जब आप किसी रैखिक समीकरण को आव्यूह रूप में रूपांतरित करोगे तो आप इनवर्स की सहायता से, आव्यूह के प्रतिलोम की सहायता से जब उसका इनवर्स फाइंड करने जाओगे तो ये सूत्र बनेगा, जिसमें आपको क्या प्राप्त करना होगा? ए इनवर्स। और ए इनवर्स हमको अच्छे से पहले, इसके लिए एक लेसन पहले ही हम पढ़े हैं कि ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। कहीं कोई दिक्कत? समझ आया? एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया। ठीक ठाक है? चलिए इसको नोट करिए। देखो, तो पूरा तात्पर्य क्या था हमारे प्रश्न को बनाने का?
कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन आपको दिया रहे, ठीक है, और उस लीनियर इक्वेशन का आपको क्या कहे, फाइंड करने, इनवर्स फाइंड करने कहे, क्या करने कहे, इनवर्स। तो पहले आपको आव्यूह रूप में यानी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तीन चीज होगा उसमें, ए होगा, एक्स होगा और बी होगा, और तब आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए सूत्र क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, जहां पर ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, पहले पढ़ चुके, इसके पहले पढ़ चुके हैं। चले एक सवाल लें अच्छा सा प्यारा सा, चलो मिटाने दो जरा सा, तो एकदम ध्यान से समझना सवाल। एक सवाल बनाओगे सब में सेम टू सेम काम करना पड़ता है, एकदम सेम। चलो एग्जाम्पल नंबर 27 बोलो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 27 जरा बोलिए कि 27 नंबर एग्जाम्पल में आपका प्रश्न है, दिया हुआ रैखिक समीकरण कुछ होगा, कितना है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। ये आपका इक्वेशन, इसको मानने का जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमें तो प्रतिस्थापन विलोपन उस सबसे से हल नहीं करना है, हमको किससे करना है हल, आव्यूह विधि से हल करना है। तो फर्स्ट सेकंड मानने का कोई जरूरत। अब बस ये रैखिक समीकरण जो आपको दिया है, इस रैखिक समीकरण को हम पहले किस फॉर्मेट में चेंज करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर क्या होगा, बोलिए जरा, 2 5 3 2 हो गया। यहाँ पर x क्या होगा, कहोगे सर x और y। b क्या होगा बोलो, 1 और 7। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो हमें बेसिकली चाहिए क्या, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये नहीं चाहिए। और ए इनवर्स बी तभी आएगा जब 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आपको क्या पता चले, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मतलब है कि उस आव्यूह का आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू भी पता चलना चाहिए। तो पहले निकालिए तब। तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 5 तिहाई 15 बराबर माइनस कितना 11, जो कि 0 के बराबर नहीं है। बस एक लाइन यहां से लिख दीजिए कि इसलिए ए के प्रतिलोम, ए के प्रतिलोम का क्या होगा, का अस्तित्व है। क्या है बेटा, अस्तित्व है। क्योंकि जब इनवर्स का मान यानी डिटर्मिनेंट का मान जब 0 के बराबर नहीं होता है तो उस आव्यूह का इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब क्या चाहिए आपको, एडजॉइंट। क्या चाहिए, अब 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालने शॉर्ट ट्रिक से सिखाए ना आप लोग को, कैसे सिखाए हैं। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो ये कोना कोना वाला चेंज, तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ भी तो 2 ही है, और इधर का साइन सिर्फ चेंज करना, एलिमेंट चेंज नहीं करना है। क्या चेंज करना है, साइन। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो, कितना आसानी से निकल गया। तो आपको x निकालने के लिए जिन जिन चीजों का रिक्वायरमेंट था, क्या आपके पास हुआ, क्या चाहिए था, डिटर्मिनेंट चाहिए था, एडजॉइंट चाहिए था ए का, दोनों आपके पास मिल गया, दोनों आपके पास है ना। और आपके पास बी तो पहले से ही है, अब निकाल देंगे। इसलिए लिखेंगे चूंकि x बराबर ए इनवर्स क्या होता है सूत्र, b, तो लिखो x बराबर ए इनवर्स मतलब 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू फिर बाद में क्या करना है, b करना है। अब आराम से सब वैल्यू को रखिए अच्छे से प्यार से। तो x बराबर 1 कितना, a का वैल्यू, a का डिटर्मिनेंट कितना है, तो माइनस कभी नीचे रहेगा नहीं, कहां चला जाएगा, -1 11 नीचे। अब इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, 2 -5 -3 2 है ना। और b कितना है, b 1 और 7 है ना। तो ये 2 आव्यूह है ना जी। तो 2 आव्यूह में संबंध क्या है, गुना का। गुना कैसे करते हैं, रो को कॉलम में करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं पहले x बराबर -1/11, 2 एकम 2, फिर प्लस लिखते हो ना, 7 पचे -35 हो गया है। पहला रो पहला कॉलम, अब दूसरा रो पहला कॉलम, तो नीचे ना, तो -3 एकम 3 प्लस 7 दूनी 14 आव्यूह।
तो x बराबर -1/11 गुना 35 में 2 -33, 14 में 3 11। अब देखो ये तो एक आव्यूह है और ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। अरे भैया कुछ भी आगे रहेगा आव्यूह के आगे तो गुना में ना है, तो गुना जब होता है तो आव्यूह के सभी एलिमेंट में करते हो। तो x बराबर क्या होगा बोलो, माइनस माइनस प्लस 3 11 बोलता कोई कुछ नहीं है, गजब लड़के हो तुम लोग। माइनस माइनस प्लस 11 33, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और 11 11 कट गए एक बार में, कितना हुआ 1 के ना। अब x बेसिकली क्या है, कहोगे सर एक्स वाई है। x बेसिकली क्या है, देखो ना x बेसिकली क्या है, एक्स वाई है। तो एक्स वाई के बराबर क्या हो गया 3 - 1। अब आप गौर से देखो ये दो आव्यूह समान है, जब दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके संगत अभी क्योंकि दोनों की कोटियां समान है 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1, तो दोनों आव्यूह समान तो उसके संगत अभी समान। तो मीन्स क्या निकला, x बराबर 3 और y बराबर भी -1, x बराबर 3 और y बराबर 1। निकला कि नहीं निकला, आया वैल्यू। अगर तुम इसको किसी और विधि से भी हल करोगे, चाहे प्रतिस्थापन से चाहे विलोपन से, तो भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हमको उस विधि से हल करना कहा, वो तो क्लास 10th की बातें थी, हम लोग 12th में है। किसमें है, 12th में। समझ में आया अच्छे से, क्या क्या किए एक बार रिकैप कर देता हूं, सुन लो ध्यान से मैंने क्या क्या क्या। कोई भी रैखिक समीकरण दिया रहेगा तो उस रैखिक समीकरण को पहले आव्यूह के फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करेंगे कि उसका इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं है, निकल जाएगा। फिर उसका क्या निकालेंगे, एडज्वाइंट निकालेंगे, क्योंकि उसमें जब इनवर्स निकालोगे तो क्या कहते हैं एडज्वाइंट का वैल्यू पड़ता है वहां पर, मान उसका दिखता है वहां पर। तो एडज्वाइंट हमको चाहिए होता है, तो एडज्वाइंट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हालांकि ये 2 क्रॉस 2 का था तो कोना कोनी चेंज कर दिए, ये कोना कोनी एलिमेंट को चेंज कर दिए, यहाँ का साइन चेंज कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर ये 3 क्रॉस 3 का होता तो क्या करते, प्रत्येक एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट है सबका क्या निकालते, क्या क्या सखंड, यानी क्या निकालते, कोफैक्टर, यानी A11 A12 A31, फिर उसका क्या करते, ट्रांसपोज। उतना सारा काम करने के बाद तुमको क्या मिलता, एडज्वाइंट। समझ रहे हो ना, काम ज्यादा करना पड़ता। जब ये सब निकल गया तब इसका फॉर्मूला सेट कर देंगे कि x = A इनवर्स इंटू B। तो A इनवर्स का जो वैल्यू होगा लिख देंगे, फिर इंटू B से करेंगे, जो आपका कैलकुलेशन करके आंसर आना है आ जाएगा ऑटोमेटिक। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई तकलीफ, थोड़ा सा भी अब नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 28, जरा क्वेश्चन दागियो भाई आप लोग, जरा क्वेश्चन क्या है बोलो। 3x - 2y + 3z बराबर 1। हिंदी में बोलो ना भाई, हाँ बोलो। 2x + y - z बराबर 1। चलो आगे बोलो। 4x - 3y + 2y 2z ना बराबर 4 हो गया। अब ये जो आपका रैखिक समीकरण निकाय है, इसका हमें चाहिए क्या, प्रतिलोम चाहिए। क्या चाहिए, क्या बात है, प्रतिलोम चाहिए, हल चाहिए। क्या चाहिए, यानी इसमें x y z का हमें मान चाहिए। तो x y z के मान के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, पहले इसको आव्यूह के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए, तो क्या होगा, a बराबर क्या होगा बोलो, 3 - 2 3 2 1 - 1 4 - 3 2। और इसमें x क्या होगा बेटा, होगा सर x y z। और इसमें b क्या होगा, 8 1 4। कहीं कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, इतू सा भी नहीं। क्लियर है। अब क्या करोगे, कहोगे सर पहले तो हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं,
क्योंकि जब हम मान निकालने को, हल निकालने को जाएंगे तो हमें चाहिए होगा ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स के लिए हमें चाहिए होगा सर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडज्वाइंट ऑफ ए, यही चाहिए ना। तो पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो किसी के अलोंग इसको क्या कर लो, तो यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है कि हम किसके अलोंग कर रहे हैं। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप किसके अलोंग करें, क्योंकि वो अलोंग की जब बातें आएंगी, यानी जब सिर्फ आपको क्या निकालने को कहेगा, सारणी का मान, तब वहां इंपॉर्टेंट है वो सारी बातों को नोट करना या लिखना। लेकिन जब हमें बेसिकली चाहिए क्या, एक्स का मान, तो उतना डिटेल वहां लिखने का कोई जरूरत होता नहीं है। बात समझ रहे हो ना। किसका डायरेक्ट है, आप यहां पर लिखो ना एक लाइन एक्सपेंड करके, ये नहीं कर एक्सपेंड किससे, किसके अलाउंग के, वो लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो चलो भैया हम इसी के अलाउंग कर लेते हैं। तो ये 3 इंटू रो और कॉलम खत्म, 2 एकम 2, अब माइनस कितना 3। तो सर कैसे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस और प्लस कितना 2, क्योंकि माइनस होता है इसका एड्रेस, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 2 रो और कॉलम खत्म, 2 दूनी 4 और फिर प्लस कितना 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। फिर यहाँ का एड्रेस 3 प्लस में है, रो और कॉलम खत्म, क्या बचा -6 और कितना -4 हो गया। ठीक है, चलो तो 3 में 2 तो -3, 4 4 8, 8 दूनी 16, 6 4 10, 10 तिहाई -30। ठीक है, अभी दोनों को क्या करो, कितना हो गया 17, -17 नहीं हुआ, नहीं समझे क्या, 30 और 3 33, 33 में 16 डज नॉट इक्वल टू, तो क्या लिखोगे, इसलिए ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम का क्या है, अस्तित्व है। क्या क्या मैं लिखता हूं, अस्तित्व है। कहीं कोई तकलीफ तो बोलो, आ गया। अब आपने अस्तित्व समझ गया कि भाई इसका अस्तित्व है, तो आपको क्या चाहिए, अब एडज्वाइंट चाहिए। तो एडज्वाइंट के लिए आपको अब क्या चाहिए, कोफैक्टर, टोटल एलिमेंट का A to Z। तो चलो निकालते हैं A11। तो A11 मतलब रो और कॉलम खत्म, 2 एकम 2, अब माइनस कितना प्लस ना, नहीं माइनस से हो जाएगा कितना 3, तो कितना हो गया -1। अब A12 तो विषम संख्या ना, आगे माइनस ले लो, रो और कॉलम खत्म, 2 दूनी 4 और फिर प्लस कितना 4, कितना हो गया बेटा -8। A13 A तो सम संख्या चिन्ह बदलेगा नहीं, रो और कॉलम खत्म, -3 यही ना, और -4, रो और कॉलम खत्म, तो अच्छा हाँ 3 दूनी कितना 6, अब माइनस कितना 4, तो कितना हो गया 6 4 -10। अब क्या चाहिए आपको बोलो, अब चाहिए ही निकालें यहाँ पर। चलो A21 विषम संख्या, माइनस ले लो बेटा आगे, तो ये रो और कॉलम खत्म, तो 2 दूनी 4 -4 फिर 3 + 9, कितना हो गया -5। अब A22 तो सम संख्या ना, रो और कॉलम खत्म, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर क्या हुआ, ये रो और कॉलम खत्म हो गया, 4 तिहाई -12, कितना हो गया -6। अब क्या चाहिए, A23 विषम संख्या ना, माइनस आगे ले लो, तो रो और कॉलम खत्म, तो 3 तिहाई -9 और +8, कितना हो गया 1 हो गया डायरेक्ट, क्योंकि होगा माइनस 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 हो गया प्लस। अब क्या चाहिए आपको, और 3 गो ना, कौन कौन सा, A31 सम संख्या ना बेटा, रो और कॉलम खत्म, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 और -3 एकम 3, कितना हो गया -1। अब A32 चाहिए, तो माइनस में होगा क्योंकि विषम संख्या है, रो और कॉलम क्या बोल रहे हैं, रो और कॉलम खत्म ये ना, तो 3 एकम -3 और 3 दूनी -6, कितना हो गया 9। हालांकि माइनस में होता तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब क्या चाहिए, A33 सम संख्या, रो और कॉलम खत्म, 3 एकम 3 अब प्लस कितना 4, कितना हो गया 7, सब निकल गया। अब आपको चाहिए एडज्वाइंट, क्या चाहिए एडज्वाइंट।
इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हो बच्चे? बोलो क्या करते हो? करते हो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का क्या करते हो? ट्रांसपोज। नहीं, यानी रो वाला कहाँ लिखाएगा? कॉलम में। यानी ये वाला जो ऐसे लिखा था ये लिखाएगा सीधा ना, लिख दो -1 -8 -10, फिर इसको लिखो -5 -6 1, फिर -1 9 और 7। एक बार बुक में जरा जो बना है बेटा सोल्यूशन ना, उसमें जरा मैच करो एक बार, तो कहीं मिस्टेक होगा तो पूरा गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना? सब कुछ रिक्वायरमेंट मेरा फुलफिल हो गया। अब क्या चाहिए हमको? अब चूंकि लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि x बराबर a इनवर्स इंटू बी, तो x बराबर a इनवर्स कैसे? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इंटू क्या? b। तो अब x बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना? -17, तो ऊपर चला जाएगा माइनस ना, 17 नीचे, और एडजॉइंट कितना निकाले? -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7। और यहाँ आपका b कितना है? b कितना है? 8 1 4 है ना। चलो अब रो और कॉलम से क्या करो बेटा? आराम आराम से गुना करो। क्या होगा बोलो तो? 8 1 -8 -8 -5 -4, समझे कैसे किए? अरे प्लस माइनस माइनस ही हो गया ना। फिर यहाँ हो गया 8 8 -64, फिर हो गया -6 एकम 6 प्लस 9 चौका 36, 10 8 80 -80 और +1 प्लस कितना? 28, ठीक है ना। तो x बराबर हो गया -1/17, ये हो गया आपका माइनस कितना? 17, ये हो गया -34, ये हो गया 51 -51। करके देखना ना, हो जाएगा। इसके पहले बताएं इसलिए हमको याद है। ठीक है, अब इसको क्या कर दो? मर्ज कर लो। तो x बराबर क्या हो गया? 17 एकम 17, 7 दूनी 34, 17 तिहाई 51। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ो। तो x आपका मैट्रिक्स है ना, x y z। अब ये कितना आया? 1 2 3 आया ना। तो अब क्या करोगे? x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, क्योंकि दो अवयव जब समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते। जब आप ये आखिर सीख गए, समझ गए एग्जाम्पल नंबर 27 और एग्जाम्पल नंबर 28, तो आपका देखो HW क्या होगा? बुक निकालो जरा सा। HW है 7 से लेकर 14 तक सवाल। आप A to Z अपने से बनाओगे 7 से लेकर 14 तक। जरा ध्यान से देखो, है ना। एक से नहीं बेटा बनेगा, उसमें संगत असंगत है ना, देखिए ना अच्छे से। वो भी बताएं आपको क्या? तब कंसिस्टेंट होगा, उसमें इनकंसिस्टेंट बताना है, संगत और असंगत। इसमें क्या है अभी बताएं? संगत असंगत वाला आप लोग को नहीं ना, अभी बताएं सिर्फ हल आपको ज्ञात करने के लिए। तो हल ज्ञात करने वाला कहाँ से क्वेश्चन है? 7 से लेकर 14 तक, वो आप बना के लाओगे। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत? चलो इसको नोट करो बेटा।